नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक एक्सप्लेनर में आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि अ, जापान की राजधानी टोक्यो में जो क्वाड की ताज़ा शिखर बैठक हुई, जो क्वाड समिट हुआ, आखिर उसका निचोड़ क्या रहा, उसका कुल निष्कर्ष क्या रहा। क्योंकि ये हम लोगों ने देखा कि पिछले मंगलवार को जब ये बैठक हुई, उसके कई दिन पहले से पूरी दुनिया में, दुनिया के मीडिया में इसको लेकर एक ये सुर्खियों में था और एक बड़ा एक हाइप क्रिएट करना जिसको कहा जाता है, काफ़ी शोर शराबे के साथ ये बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हम लोग सभी जानते हैं कि क्वाड यानी क्वाड्रेंगुलर सिक्योरिटी डायलॉग जो उसका पूरा नाम है, उसमें 4 देश शामिल हैं। अमेरिका है, भारत है, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। इस बार इस बात पर भी काफ़ी ध्यान रहा कि ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री, वहाँ 21 तारीख को चुनाव हुआ, 22 को नतीजे घोषित हुए और 24 तारीख को वहाँ पर शपथ लेने के तुरंत बाद वहाँ जो नए प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी एल्बेनीज, वो इस बैठक में भाग लेने के लिए टोक्यो पहुँचे, तो उनके ऊपर एक खास फोकस रहा। लेकिन जाहिर है इस बैठक का लीडर चूंकि अमेरिका को माना जाता है, तो अमेरिका ये सवाल जो समझने की है, जो विचार करने का जो मुद्दा है, वो ये है कि आखिर टोक्यो में इस मौके पर इस शिखर बैठक का आयोजन करके अमेरिका ने क्या संदेश देना चाहा। खासकर ये बात इसलिए ये सवाल पैदा होता है क्योंकि अभी दुनिया का ध्यान यूक्रेन युद्ध पर है और यूक्रेन युद्ध में वो युद्ध लंबा खिंच रहा है। रूस का अब कहना है कि वो धीरे-धीरे वहाँ अपने उसके जो मकसद हैं, जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं, उसको वो हासिल कर रहा है। पश्चिमी मीडिया का एक अलग नैरेटिव है। लेकिन इसी बीच रूस से ध्यान हटाकर उसको चीन पर केंद्रित करने की जो कोशिश अमेरिका ने की, कोशिश करने के लिए उसने जो इस बैठक का आयोजन किया, आखिर उससे अंतिम रूप से क्या संदेश मिला। यह तो दुनिया भर के जो जानकार हैं उनको लगातार ये खबरें मिलती रहती हैं कि जो अमेरिका के अपने थिंक टैंक हैं, उनकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, उनके उनका ये आकलन लगातार बना हुआ है कि इस समय भले रूस के साथ में एक खास परिस्थिति पैदा हो गई है, लेकिन अमेरिका के लिए रूस कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, उससे उसको कोई वैसी चुनौती नहीं है। अमेरिका को जो चुनौती है वो चीन से है और इसीलिए जो पिछले 10-11 साल में अमेरिका ने अपनी सारी जो स्ट्रेटजी बनाई है, उसने अपनी कूटनीति का जो केंद्र बनाया है, वो चीन को बनाया है। क्वाड भी उसी एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा समझा जाता है। इसकी शुरुआत जब बराक ओबामा वहाँ प्रेसिडेंट थे तब हुई थी, जब उन्होंने पाइवोट ऑफ एशिया की स्ट्रेटजी शुरू की थी 2011 में और धीरे-धीरे उसमें अनेक पहलू जुड़ते चले गए। क्वाड उसमें काफ़ी देर से आया, उसकी एक वजह यह भी थी कि भारत को उसमें शामिल होने में काफ़ी समय लगा। पुरानी सरकार जो थी, जब तक यूपीए की सरकार थी, उसने इसमें शामिल होने से मना किया हुआ था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद उस दिशा में चीज़ें गईं और अंततः भारत इसका हिस्सा बन गया और यह समझा जाता है कि अगर भारत इस समूह में न हो, तो फिर इस समूह का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम जो भारत के लोग हैं, हम भारतवासी हैं, उन्हें इस क्वाड के बारे में या खासकर अभी जो बैठक में हुआ, उसे समझने की उसमें ज़्यादा उनकी दिलचस्पी भी रही है और उनकी दिलचस्पी होनी भी चाहिए। इसके पहले कि हम प्रेसिडेंट जो बाइडेन की अभी जो इस सोमवार से बुधवार तक ईस्ट एशिया की यात्रा हुई या अब जिसे अमेरिका अपने टर्मिनोलॉजी में इंडो पैसिफिक कहता है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की यात्रा हुई, उस पर आए। एक बात यह भी अवश्य इसका उल्लेख कर लेना चाहिए कि जो के खिलाफ रूस और यूक्रेन का जो संकट है, उसके बारे में जो एक समझ है कि वो नेटो ने हालात वहाँ तक पहुँचाए कि ये संकट युद्ध तक गया। उसके पीछे भी यह माना जाता है कि अमेरिका की जो जो उनकी रणनीति है, वो रणनीति यह है
कि पहले रूस को कमज़ोर किया जाए, क्योंकि पिछले 2 दशकों में रूस और चीन में जो गहरे संबंध बने हैं, तो जब चीन को घेरा जाए तो उस समय रूस उसकी मदद के लिए ना आए, एक समझ ये है। तो इसीलिए ये सारी बातें चूँकि एक पृष्ठभूमि में ये सारे पहलू महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हम जब इस बात पर आते हैं टोक्यो में जो समिट हुआ, तो उसके पहले ये तमाम बातों का ज़िक्र भी होना चाहिए और इन्हें ध्यान में भी रखा जाना चाहिए। इसे युद्ध से बने माहौल, उसमें प्रतिबंध, फूड फूड क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, इन तमाम चीज़ें अभी दुनिया के भीतर चल रही हैं, लेकिन इन सब से ध्यान हटाकर राष्ट्रपति बाइडेन ने इस इलाके में आने का फैसला किया और उन्होंने अपने यात्रा की शुरुआत दक्षिण कोरिया से की। वो सियोल सबसे पहले गए। सियोल और जापान 2 ऐसे देश इस इलाके में हैं जहां अमेरिका के सैनिक अस्थायी रूप से तैनात रहते हैं। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि ये दोनों देश दरअसल एक संप्रभु देश नहीं है, बल्कि ये अमेरिका का अधीनस्थ देश हैं, क्लाइंट देश हैं। खैर, ये एक दीगर बात है। लेकिन दक्षिण कोरिया में अभी जो पिछले राष्ट्रपति थे, उस समय उनकी नीति में थोड़ा बदलाव देखने को मिला था। उन्होंने उत्तर कोरिया के साथ संबंध बनाने को ज़्यादा प्राथमिकता दी थी। लेकिन अब जो नए राष्ट्रपति चुने गए, जिनका इसी महीने की 10 तारीख को उन्होंने शपथ ली है, तब इन्होंने एंटी चाइना और एंटी नॉर्थ कोरिया के फ्लैंक पे चुनाव लड़ा था और उसमें वो जीत गए। तो अब जो बाइडेन को या उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनके जो रणनीतिकार हैं, उनको ये सही मौका लगा होगा कि इस समय बाइडेन को यहाँ आकर उत्तर कोरिया के खिलाफ और उसके बाद जापान जाकर जो चीन के खिलाफ अमेरिका की जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है उसमें धार लाई जाए, या कम से कम इन दोनों देशों के खिलाफ एक तरह के मनोवैज्ञानिक युद्ध में आगे निकला जाए, उसमें बढ़त हासिल की जाए। तो वो पहले दक्षिण कोरिया गए, सियोल गए। वहाँ पर जो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ने कहा या राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, उसका लब्बो-लुआब यह रहा कि उत्तर कोरिया के साथ अब कोई रियायत नहीं होगी, बल्कि उसके खिलाफ ये दोनों देश अब सख्त रुख अपनाएंगे। हालांकि ये सख्त रुख तो पिछले 60-70 साल से अपनाया गया है, उससे क्या हासिल हुआ वो पता नहीं, लेकिन अब इसको एक बार और भी इसको सख्त दिखने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद राष्ट्रपति बाइडेन टोक्यो पहुंचे। टोक्यो में इसके पहले की क्वाड की मीटिंग होती, उन्होंने एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की रूपरेखा वहाँ पर पेश की, जिसे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कहा गया है। इसका मतलब जो बताया गया कि अमेरिका में यह महसूस किया जा रहा है कि चूँकि जब वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, तो उन्होंने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, उससे अमेरिका को निकाल लिया था और उससे वह अमेरिका इस पूरे क्षेत्र के ट्रेड एंड कॉमर्स से बाहर हो गया। उसका लाभ चीन ने उठाया और चीन ने इस क्षेत्र के देशों को जोड़कर एक अलग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको कि RCEP कहा जाता है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कहा जाता है, उसने उसको संपन्न किया और वह आज दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें मुख्य देश चीन है। तो इस मामले में पिछड़ जाने के बाद अमेरिका को यह महसूस हुआ कि इस क्षेत्र की में अपनी आर्थिक उपस्थिति बनानी चाहिए। तो उसके लिए प्रेसिडेंट बाइडेन यह एक नए फ्रेमवर्क को लेकर आए और इसकी शुरुआत उन्होंने जापान से की, जिसमें तात्कालिक रूप से जो देश शामिल हुए उसमें भारत भी है। हालांकि ये जो नया समूह है, इसका मकसद क्या है, यह क्या करेगा, इसको लेकर अभी तक कोई भी स्पष्टता नहीं है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से तुरंत ये सफाई दे दी गई कि यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, इसमें कोई शामिल होने वाले देशों को कोई ट्रेड बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो फिर क्या मिलेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो बहुत सारे जो मीडिया में जो एडिटोरियल्स लिखे गए हैं उसमें, या जो टीकाकार हैं, उन्होंने ये कहा है कि क्या ये साल भर बाद ये समूह किसी को याद भी रहेगा। ठीक उसी तरह
जैसे कि साल भर पहले जून में जब प्रेसिडेंट बाइडेन की चमक अभी कायम थी, अब तो वो बहुत मध्यम हो गई है। अभी उनके देश में जो ताज़ा सर्वे आया है उसमें उनकी अप्रूवल रेटिंग गिर के 36% रह गई है। लेकिन साल भर पहले जब अभी वो हनीमून पीरियड कायम था, तब उन्होंने G7 के देशों को इकट्ठा किया था और उन्होंने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब देने के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W एक का बहुत जोर शोर से ऐलान किया था लंदन बैठक के बाद में, जिसमें कहा गया था कि चीन जो है वो प्रीडेटर है, वो बेल्ट एंड रोड में अलग अलग देशों को शामिल करता है और उन्हें कर्ज के जाल में फंसाता है। हम एक बेहतर शर्तों पर एक वही सबको इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ उनके डेवलपमेंट और उनके ग्रोथ में सहभागी बनेंगे। लेकिन पिछले साल भर में क्या हुआ, आज वो जो योजना थी वो किसी भी उन सातों देशों के नेताओं की जुबान पर सुनाई नहीं देता है, जबकि बताया यह गया था कि दिसंबर 2021 तक उस योजना को लागू कर दिया जाएगा। जाहिर है अभी हम लोग मई 2022 में हैं। लेकिन तो इसी तरह क्या यह एक नया आर्थिक शगुफा है, ये सवाल बहुत से टीकाकारों ने उठाया है। इसके बाद क्वेड की मीटिंग हुई। क्वेड की मीटिंग में, लेकिन इसके ठीक पहले, क्वेड की मीटिंग से भी पहले एक और घटना हुई जिसको ध्यान में रखना चाहिए। प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसके बारे में समझा गया कि ताइवान के मामले में वह अमेरिका की नीति में मूलभूत बदलाव है। उन्होंने यह कहा कि अगर ताइवान पर हमला होता है तो चीन उसकी रक्षा के लिए अपना सैनिक समर्थन मुहैया कराएगा। ये अब जो 1979 से उनकी जो वन चाइना पॉलिसी जो तब प्रेसिडेंट कार्टर ने एडॉप्ट की थी, ये उसके खिलाफ है, क्योंकि उसमें यह माना गया था कि एक ही चीन है और उसका निहितार्थ यह है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। वैसी परिस्थिति में कोई देश अपने ही हिस्से पे क्यों अटैक करेगा, और अगर अटैक करेगा तो दूसरा देश उसकी मदद करेगा। यह कहने का यह मतलब है कि अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी को छोड़कर ताइवान को एक अलग देश, एक अलग एंटिटी के रूप में स्वीकार कर लिया है और वह उसको सैनिक मदद देने को तैयार है। इस बयान को लेकर चीन की जाहिर है बहुत सख्त प्रतिक्रिया हुई। उसकी एक टिप्पणी को यह भी कहा गया कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर है, जिसमें चीन के विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि अमेरिका को यह याद रखना चाहिए कि चीन के लोग अपने दोस्त के लिए वाइन पेश करते हैं, लेकिन अपने दुश्मनों के लिए वो अपने लोमड़ियों को खुला रखते हैं। अब इसका जो भी मतलब समझा जाए। तो जब क्वेड की बैठक हुई तब तक तनाव का ये माहौल बन चुका था। क्वेड की बैठक में जाहिर है वही पुरानी बातें कही गई। उसमें चीन का तो उसमें क्वेड की अभी तक की विशेषता यह है कि वो, हालांकि सब लोग जानते हैं कि वह चीन को घेरने की स्ट्रेटजी का पार्ट है, लेकिन क्वेड के नेता ऐसा कहते नहीं हैं। वो उसमें वैक्सीन सहयोग की भी बात लाते हैं। तमाम तरह की बातें जो इंटरनेशनल फोरा पे होती है वो लाई जाती है। यह बहुत साफ है कि क्वेड कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है। तो वो क्या है, यह भी सवाल अभी तक दुनिया में उस पर बहस चल ही रही है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिक्योरिटी डायलॉग है, एक मंच है जहाँ पर 4 देश बैठकर सुरक्षा संबंधी मामलों पे बात करते हैं। तो अगर वो बात करते हैं तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन क्वेड को जितना हाई प्रोफाइल बनाया गया है उससे सिर्फ बात करने का ये मंच है, ऐसा लगता नहीं है। तो फिर ये क्या है? फिर यह संभवतः एक मनोवैज्ञानिक रूप से संदेश देने का मंच है, ऐसा हम लोग फिलहाल समझ सकते हैं। और इस बार खासकर प्रेसिडेंट बाइडेन ने जिस तरह से पहले कोरिया आए, फिर इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को अनवील किया, उसके बाद ताइवान पे एक स्टेटमेंट दिया जिसमें बाद में सफाई दे दी गई। व्हाइट हाउस ने कह दिया कि नहीं, इसका यह मतलब नहीं है कि अमेरिका ने अपनी चीन नीति बदली है। अगले दिन जब बाइडेन से फिर पूछा गया तो उन्होंने भी ये कहा कि हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। तो जाहिर है अगर नीति में बदलाव नहीं आया है तो जैसा कि ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थक अखबार है, उसने यह लिखा कि यह सिर्फ एक जुबान का फिसलना नहीं था। यह ऐसा नहीं था जिसके लिए बाइडेन इसके लिए भी जाने जाते हैं, उनकी जुबान बहुत फिसल जाती है और फिर उनका व्हाइट हाउस का पूरा तंत्र लग जाता है उस पर सफाई देने में। लेकिन इस बार चीन ने इसे एक जुबान का फिसलना नहीं माना, बल्कि उसने कहा कि यह जानबूझकर एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया
जिससे यह संदेश जाए कि अमेरिका अपनी नीति को बदल रहा है। तो यह सारी सेटिंग के बाद क्वाड की बैठक, और क्वाड की बैठक को एक हाई प्रोफाइल उसको स्टेटस देना, यह तो बहुत साफ है कि एक खास स्ट्रेटजी के तहत हुआ। वो स्ट्रेटजी जो अभी तक बात समझ में आ रही है, वह एक मनोवैज्ञानिक आप कह सकते हैं जिसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहा जाता है इंग्लिश में, मनोवैज्ञानिक युद्ध के एक हिस्से के रूप में थी, जिसके तहत चीन को संदेश भेजने की कोशिश की गई। लेकिन चीन और रूस दोनों ने इसे स्वीकार शायद नहीं किया कि वो इसे उनके संदेश को समझने में लग जाएं, बल्कि उन्होंने जवाबी संदेश दिया। और जिस समय क्वाड की बैठक चल रही थी, रूस और चीन के लड़ाकू विमानों ने जापान की सीमा तक साझा उड़ान भरी। उसी दिन उन्होंने 13 घंटे का साझा सैनिक अभ्यास किया, जो अपनी सीमा में किया। लेकिन जापान की सीमा तक उनका जाना, इसके पीछे उन्होंने भी संदेश दिया कि अगर अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ उनके खिलाफ कोई स्ट्रेटजी बना रहा है, तो उनके पास भी उसकी स्ट्रेटजी है। और जब अगले दिन यानी बुधवार को उत्तर कोरिया ने 3 मिसाइलें दागी, जिसके बारे में एक कहा जाता है कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो अमेरिकी सीमा तक पहुंच सकती है। तो उत्तर कोरिया को जो संदेश दिया गया था, उसका जवाब उत्तर कोरिया ने भी संदेशों की भाषा में दिया। तो कुल मिलाकर संदेशों की भाषा में एक मनोवैज्ञानिक युद्ध, जिस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर हम लोग इस मौके को देख सकते हैं, जिसमें अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने एक तरह के का संदेश देने की कोशिश की, तो उसका उसी रूप में जवाब उन देशों ने दिया जो उनके निशाने पर थे। तो ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लब्बो-लुबाब रहा। ये हमने इसी रूप में क्वाड के इस बैठक को, और उससे क्या हासिल हुआ, यह जो सवाल है, उसे हम लोग इसी रूप में देख सकते हैं। हासिल यह हुआ कि दोनों तरफ से जो संदेश दिया गया है, उससे इस इलाके में तनाव काफ़ी बढ़ गया है। वो किस ओर जाएगा, इस पर हम सबकी नज़र रहेगी। आज एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हम फिर आएँगे इसमें किसी एक और विषय को समझने की कोशिश में। आज आपके समय के लिए धन्यवाद। नमस्कार।